हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा निकेतन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा निकेतन में। और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर जो कि जून में हुआ था। बाकी के पेपर्स हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं 7 और ये वाला मेरा 8 पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला गया है व्हेन यू साइन अ समथिंग फ्री लाइक अ फ्री ईमेल अकाउंट यू मे बी प्रेजेंटेड विद कैप्चा। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ कैप्चा एन इमेज ऑफ सेवरल डिसऑर्डर्ड लेटर कैप्चा स्टैंड फॉर। जैसे कैप्चा तो सबको ही जानता हो कि क्या होता है। जब हम लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें इस तरीके का कुछ लेटर्स वगैरह आते हैं और इसको रिफ़िल करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये इसलिए होता है ताकि पता चल जाए कि ये कोई डिवाइस नहीं है, मतलब ह्यूमन कर रहा है, कोई रोबोट वगैरह नहीं है। जैसे इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ सकते हैं, प्लस करने को आ सकता है, एडिशन कर सकते हैं, कुछ इमेजेस के फॉर्म में भी कैप्चा आने लगते हैं। तो इसमें यही पूछा गया कि ये कैप्चा जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो कैप्चा जो देखो हार्डवेयर अपार्ट तो नहीं होगा, ह्यूमन अपार्ट होगा। तो मैं एक गैस करने का सेंस बता रही हूँ किस तरीके से, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कैसे गैस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में इसका आंसर वैसे होगा क्या, ये वाला सेकेंड, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना ही पड़ेगा क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अभिनव गुप्त द रस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडियंस। मतलब ये जो फिलोसोफर है, ये बहुत बड़े फिलोसोफर है अभिनव गुप्त, जिन्होंने एक रस थ्योरी दी थी कम्युनिकेशन के ऊपर। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या प्रोवाइड करा था ऑडियंस के लिए। तो क्या लिटरेरी टेस्ट, मटेरियलिस्टिक वेलफेयर, सोशलाइजेशन या मोरल कल्टिवेशन। तो क्या दिया था, मोरल कल्टिवेशन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, मोरल कल्टिवेशन के बारे में बहुत सारी इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी और बोला था कि ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस है लोगों के लिए, इवॉक करता है। रस थ्योरी मतलब क्या होता है, जो कि मोरल नॉलेज आप ऑडियंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कल्टिवेट करता है हमारे मोरल कैरेक्टर को और प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरल कल्टिवेशन। Which of the following argument commits the fallacy of contradict middle such that the middle term instead of being pervaded by presence of the major term, ठीक है, is pervaded by the absence of the major term। देखो यहाँ पे ना हमें की पॉइंट मिल गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म। जैसे हालांकि आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होगा कि दो चीज़ें आपस में कैसी होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग चीज़ें ढूंढते हैं कि कौन से स्टेटमेंट में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखेगा। ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोबल। नॉन इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल नहीं है क्योंकि हम उनको जान सकते हैं। इसमें कोई हमें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिख रहा है। ठीक है, साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इज विजिबल, fire is cold because it's a substance, sound is eternal because it is produced। अब इसमें ये बोल दिया कि साउंड जो है इटर्नल है क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है। अब लेकिन आप ये बताओ अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो, कोई इटर्नल है मतलब शाश्वत है, हमेशा है, तो क्या वो प्रोड्यूस होगा, ख़त्म नहीं होगा क्या, ख़त्म भी होगा। ठीक है, इसीलिए ये कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। कोई चीज़ इटर्नल है तो उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है तो फिर वो इटर्नल नहीं रहेगी, अगर इटर्नल है तो वो प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर है बात को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म ये हो गया आपका, साउंड इट इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटोवोल्टिक एरे इज। तो ये क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक एरे। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे सोलर प्लैनेट्स हम लोग आपस में ऐड करके इससे क्या करते हैं, सूर्य किरणों को इसमें कंट्रोल यानी कि इसमें ऐड करते जाते हैं। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम यूज़ करके चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में हम लोग सोलर प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सोलर वोल्टेनिक एरे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सोलर पैनल का।
ठीक है। इससे क्या होती है, जो सूर्य प्रकाश होता है उसको एकत्र करके यानी इकट्ठा करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। इसका हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए, हमारे इंडस्ट्रियल हो गए, व्यवसाय जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं। तो वोल्टोवोल्टेनिक एरे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सिक्योरिटी और डाटा लॉस इशू। अगर कोई डाटा लॉस होता है या सिक्योरिटी लॉस होती है तो उसका क्या मेथड है कि उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं अगर लॉस हो गया डाटा, और अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैचिंग को बहुत अच्छे से, मतलब ऊपर क्या दे रखा है और किससे मैच करना है ज़रूर रीड करें एक बार, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डाटा लॉस कॉज्ड बाय हार्ड डिस्क क्रैश। जैसे हार्ड डिस्क जो होती है क्रैश हो जाती है तो हमारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें इनमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैकअप करते हैं फाइल्स का, तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। फिर बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट एंड कैन कॉज डाटा लॉस। इसे बोला गया सेल्फ रेप्लिकेट कौन करता है, जो वायरस होते हैं। अगर हमें इससे बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीवायरस डलवाएंगे। तो एंटीवायरस के हाथ में इसमें, यानी बी का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें है। तो हमें मिल गया ना आंसर थर्ड। फिर बोला गया रीडिंग ऑफ इलीगली एसेस डॉक्यूमेंट, मतलब इलीगल तरीके से डॉक्यूमेंट को एसेस कर लेता है। उससे बचने के लिए क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, जो कि व्हाट्सएप वगैरह में अगर आपने देखा हो सेटिंग में इंस्क्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन आता है। फिर डी बोला गया सॉफ्टवेयर डैट रिकॉर्ड ऑल की प्रेसेस ऑन योर कंप्यूटर विदाउट यू नोइंग, मतलब जब आपको बिना बताए आपके कंप्यूटर रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है की प्रेस से। तो वो क्या, उसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पाईवेयर हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोगों ने कल पढ़ी थी, लेकिन वो अलग फॉर्म में था। और आज जो क्वेश्चन आया है थोड़े अलग फॉर्म में, लेकिन बात वही थी। तो स्पाईवेयर क्या होता है कि कोई अनदर पर्सन क्या करता है, आपके में एक सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें कि अगर जो की प्रेस करोगे वो उसको पता चलती जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस when it should be confirmed is more at 0.05 लेवल than 0.01 लेवल। देखो, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पर ये रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, तो ये कौन सा एरर होता है, ये होता है टाइप 1 एरर। ठीक है, और अगर आपकी हाइपोथेसिस कैसी है, फॉल्स है, और कर दिया गया इसको ट्रू, तो ये कौन सा एरर हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपकी हाइपोथेसिस सही है पर उसको कर दिया गया रिजेक्ट, तो वो हो गया टाइप 1 एरर। अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत थी तो गलत करना चाहिए था, पर कर दिया क्या, ट्रू, तो ये कौन सा एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। बात क्लियर है। अब यहाँ तक तो देखो क्लियर हो गया कि मतलब अगर आपकी रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड कंफर्म, यानी ये कौन सा एरर हो गया, ये एरर कौन सा हो गया, ये एरर हो गया आपका टाइप 1 एरर, क्योंकि सही थी ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बोला गया कि इस लेवल पे ज़्यादा होती है इससे, तो बिल्कुल सही बात है। 0.05 पर बहुत ज़्यादा होता है एरर और 0.01 पे कम होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा कैसा है, ट्रू है। लेकिन 6 सेकेंड में बोला गया द रिस्क ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। सुन, आप लोग समझ रहे, यही बात यहाँ पे इन्होंने टाइप 1 एरर के फॉर्म में बोल दी, और फिर ये बोल दिया कि 0.05 लेवल देन एट 0.01 लेवल, यानी इस पे लोअर होती है इससे। तो ये बात तो इन दोनों की कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना। अगर हमारा ये ट्रू था तो ये डेफिनेटली हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग अपने। There is an argument that the emergence of cable and television audiences has brought in more personalized and interactive media culture। ये सेम क्वेश्चन कल आया था। तो इसमें ये बोला गया कि जो हम लोग टेलीविज़न ऑडियंसेस होती है वो पर्सनलाइज्ड हो जाती है,
ठीक है, और उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर होता है, इसलिए हम उससे पर्सनलाइज हो जाते हैं, अपनी सिचुएशन को उससे रिलेट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा था, ट्रू था। फिर बोला गया विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेजेस डू नॉट एक्वायर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्यों नहीं होगा कम्युनिकेशन में, बिल्कुल होगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। क्लियर है। तो इसमें हम लोगों ने इसको फॉल्स इसलिए करा इस वाले स्टेटमेंट को, क्योंकि देखो उसको मैं आगे एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं मैसेज वगैरह को, उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली शेयर कर सकते हैं। सोशलाइजेशन तो होगा ही ना, इसमें बोल दिया कि नहीं होता है। और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम अलाउ मैसेज टू बी शेयर्ड मोर इजीली एंड वाइडली, बहुत आसानी से हम इसको शेयर कर सकते हैं। और फर्स्ट वाला क्यों ट्रू था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेलीविजन ऑडियंसेस हैव मोर चॉइसेस ऑफ चैनल एंड प्रोग्राम एंड दे कैन इंटरेक्ट विद द मीडिया इन मोर वेज। इंटरेक्टिव कर सकते हैं ना, बहुत सारे चैनल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाई वोटिंग ऑफ द फेवरेट कंसल्टेंट्स, जैसे कि कोई हम लोग जो आते हैं ना आजकल, वो फीफा वो आईफा वगैरह वर्ड्स आते हैं, तो हम लोग उनको वोट करके जो हमारा फेवरेट स्टार होता है या फेवरेट एक्ट्रेस होती है, हम उसको वोट करते हैं। तो वो क्या होती है, हम लोग पर्सनलाइज्ड ही तो हैं उनसे, तभी तो उनको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए बोला गया। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू जाएगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ कोहॉर्ट इज पॉपुलेशन हुज मेंबर हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। देखो कोहॉर्ट एक तरीके की सैम्पलिंग मान लो, जैसे हम लोग कोई अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो 2018 में हमने कुछ लोगों को चुना। ये देखो ये कुछ लोग इसमें स्मोकिंग कर रहे हैं, ये वाले रेड वाले ब्लू वाले नहीं कर रहे हैं, तो हमने सेम सैंपल लिया, इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये सारे लोग कैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं कि नहीं है, ये वाले सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं कि नहीं, है ना। फिर हमने 10 साल बाद इन्हीं लोगों को फॉलो करा, इन्हीं के ऊपर जांच पड़ताल करी, और फिर 10 साल बाद 2028 में देखा कि लोगों को लंग्स प्रॉब्लम होने लगी, मतलब सेम जो लोगों ने स्मोकिंग करा ज़्यादा, इनमें भी एक को है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते, सभी को तो नहीं है। तो लेकिन इनमें से ज़्यादातर, इनमें जो कॉमन थे सभी को कॉमन डिसीज़ हुई। तो वही चीज़ बोला गया कि सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेंबर्स में पॉपुलेशन में। फिर सेकंड बोला गया इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरीज एंड रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट। नहीं, पास्ट से नहीं, वो तो उसको फॉलो करते फिर प्रेजेंट में उसको चीज़ों को चेक करता है, उस पर रिलाई करता है, पास्ट पे नहीं करता है। पास्ट पे तो वही सिचुएशन ले लेता है, फिर उसी सिचुएशन पे चलते चलते फिर वो सेम प्रेजेंट आ जाता है, फिर उस पर रिलाई करता है, ठीक है, ना कि मेमोरी से। पिछली चीज़ को नहीं उसको भूल जाता है कि ये लोग कब क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं उसको देखता है। इसीलिए ये सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सो थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। देखो बोला गया ना इसमें करंट पॉपुलेशन हुज मेंबर हैज से सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन सच एज एज हो गया, जेंडर हो गया, कोई ऑक्यूपेशन हो गया, तो ये क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। वर बोर्न इन सेम ईयर टू सी हाउ देयर हेल्थ चेंज ओवर टाइम। अगर एक ही टाइम पे जो लोग हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि उन लोगों के में एक टाइम के बाद क्या हेल्थ चेंजेस आते हैं। क्लियर है। तो इसलिए फर्स्ट ट्रू हो गया। सेकंड क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव स्टडी इज अ टाइप ऑफ स्टडी इन विच द रिसर्चर कलेक्ट डाटा ऑन ग्रुप ऑफ पीपल ओवर टाइम, नॉट ओनली ऑन पास्ट टाइम, ठीक है, ओवर टाइम हम लोग करते जाते हैं रिसर्च उनके ऊपर। द रिसर्चर डज नॉट रिले ऑन पीपल्स मेमोरीज एंड रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट पर रिलाई नहीं करता है रिसर्चर। Instead, the researcher collect data from the participants directly, such as through survey, interviews or medical examination. Clear है? Next question. Media interactively is experienced at different level in different race relation. देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं होती तो कैसे सॉल्व करती। देखो इसे बोला गया मीडिया इंटरेक्टिविटी, यानी जो इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया से उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। किस डिफरेंट पे, देखो पॉलिटिकल तो एक स्पेसिफिक हो गया, इकोनॉमिक पे नहीं होगा, लेकिन सोशल आ गया, वो क्या होगा, हमारे एक्सपीरियंस जो होंगे अलग अलग सोशल रिलेशनशिप में अलग अलग होंगे। तो थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। मतलब कुछ चीज़ों में नेट के पेपर में अगर आपको क्वालिफाइड करना है, कुछ चीज़ों में कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ कॉमन सेंस से, और कुछ आपकी नॉलेज बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटर रिलेटेड फेजेस क्रिएटेड बाय जॉन केलर फॉर सिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जो जॉन केलर थे उन्होंने किस तरीके की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बताया। देखो, अटेंशन अथॉरिटी तो हर कोई चीज़ निगलेक्ट करेगा, यानी बी तो नहीं होगा, ठीक है, बी तो नहीं होगा। फिर बोला कि अटेंशन, डेफिनेटली अटेंशन होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप पढ़ाने जा रहे हो तो पहले बच्चों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश तो करोगे, पहले उनको बताओगे ना, इंटरेक्ट करोगे उनसे, तब जाके उनका थोड़ा सा बनेगा मूड पढ़ने का। तो पहले तो अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेवेंस, आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो क्या वो रिलेवेंट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, आप उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बता पा रहे हो ताकि वो चीज़ें को कनेक्ट कर पाएँ। फिर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। और फिर सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो, अटेंशन आप ग्रैब करोगे, उसके आधार पे आप उनको बताओगे कि हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, तो ठीक है, वो रिलेट कर पाएंगे, रिलेवेंस हो पाएंगे वो लोग। उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उनसे हम लोग फीडबैक लेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, तो उनको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लास्ट में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अथॉरिटी के अलावा उन्होंने सारे फेजेस को प्रोसेस में दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल फैक्चुअल ही है, पर देखो इसमें आप पहले एक बार नाम पढ़ो। कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र हो गया, यूपी राजश्री टंडन हो गया, मध्य प्रदेश हो गया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। देखो, सबसे पुरानी आपको कौन सी लग रही है इसमें, नालंदा ही तो लग रही है ना। और हमारे एक ही ऑप्शन में सबसे पुराना दे रखा था, ई ऑप्शन, है ना। तो कुछ चीज़ें हमारी कॉमन सेंस से हो जाती हैं, लेकिन हमें इनका याद तो होना ही चाहिए। आपको इस क्वेश्चन से आपको 5 यूनिवर्सिटी का नाम पता चल गया, उनके आपको इस्टेब्लिश ईयर अपने नोटबुक में लिखने, ताकि आगे अगर कभी रिपीट होता है तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर पाओ, एलिमिनेट तो कर पाओ। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी थी, वो खुली थी 1987 में, ठीक है। उसके बाद था हमारा डी, यानी कि मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, वो खुली थी 1991 में। और राजश्री टंडन तो बहुत बाद में खुली थी 1998 में, ठीक है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कब खुली थी, ये खुली थी 1997 में। और कर्नाटक वाली कब खुली थी, ये खुली थी 1996 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में खुली थी, ठीक है। मध्य प्रदेश 1991, यूपी राजश्री टंडन 1988 और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997, ठीक है। और कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी 1996। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका सीरीज से क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आप गैप देखते हो। तो 3 से 15 कब आएगा, जब आपने +12 करा होगा, क्लियर। फिर 15 से 35 कब आया होगा, जब आपने उसमें 20 ऐड करा होगा। फिर कितना ऐड करा होगा, फिर आपने इसमें ऐड करा होगा 28। अब क्या ऐड करोगे, कैसे पता चलेगा। देखो, यहाँ पे गैप कितना है, 8 का, यहाँ पे कितना गैप है, 8 का, तो यहाँ पे भी कितना गैप होगा, 8 का ही होगा ना। तो यहाँ पे आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 36। अब 36 को यहाँ जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 99। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन डिस्पैच ऑफ 1854 सजेस्टेड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटी शुड बी। तो वो बोला गया था इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो चाहते थे कि उनका कल्चर, उनका वेस्टर्न नॉलेज आइडिया जो है इंडिया में पॉपुलर हो। वो हिंदी को डिमोट करते थे, उसको सजेस्ट नहीं करते थे। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंग्लिश, क्योंकि इनका वर्चस्व हो गया था, अगर वो इंग्लिश में ही करेंगे तो ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो प्रमोट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो 1854 का जो डिस्पैच आया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको रिकमेंड करा गया था, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डाइकोटोमस वेरिएबल इज द वन विच हैज़ मोर देन 2 कैटेगरीज। नहीं, डाई का मतलब ही 2 होता है, डाइकोटोमस वेरिएबल ओनली टू, मोर देन नहीं, ओनली 2 कैटेगरीज होता है डाइकोटोमस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया हमारा। फिर बोला गया आ नॉमिनल वेरिएबल कैन हैव मोर देन 2 कैटेगरीज, मोर देन 2 कैटेगरीज। तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, नॉमिनल, देखो नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, देखो नेक्स्ट में बताते हैं। नॉमिनल जो होता है
इसमें जैसे डाइकोटोमस में तो ओनली 2 कैटेगरी होती हैं, कि जैसे कि जेंडर हो गया, जेंडर में मेल या फीमेल ही लेंगे, तो इस तरीके से सिर्फ 2 ही इसमें कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जीना या मरना इस टाइप से। और फिर नॉमिनल में वेरिएबल में क्या होता है, 2 से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, तो हो गए ना 3, 2 से ज़्यादा तो हो गए। आई कलर है जैसे आपका ब्लू हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, है ना, मतलब नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में भी रहता है, ये नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है, और 2 और मोर अनऑर्डर्ड कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट तो फॉल्स था लेकिन सेकेंड इज ट्रू था, तो सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें इसे बोला गया आ मैक एड्रेस इज अ मीडिया एक्सेस डैश एड्रेस, आ नेटवर्क डिवाइस हैज डैश मैक एड्रेस that can help dash the device in the network, an IP address in internet dash address, an IP address can be static और देखो static के बाद और लग गया, यानी कि static का अपोजिट क्या होगा, डायनेमिक, यानी लास्ट में तो सी आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए कि नहीं हो गए, तो यहाँ पे तो डायनेमिक आ गया। फिर देखो पहले ए आएगा कि बी आएगा, अ मैक एड्रेस इज अ मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल की कंट्रोल, ऑफ कोर्स क्या होगा इसमें, कंट्रोल एड्रेस अ नेटवर्क डिवाइस हैज़ अ यूनिक, यहाँ पे तो यूनिक आएगा, यानी ए वाला आएगा दूसरे वाले में, यानी ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। that can help identify the device in the network and IP address and internet protocol, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड IP एड्रेस कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कंट्रोल आ जाएगा, है ना। तो एक बार पूरा पढ़ के इसको आप फिक्स कर लो, अगर 2-3 भी आते हैं ना तो ऑप्शन से हो जाएगा ये। द यूनियन गवर्नमेंट मैंडेट फॉर हुमायूं कबीर कमेटी वॉज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं मतलब पता ही नहीं चलता उनका कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ये वाला है, हुमायूं कबीर कमेटी का पूछा गया, अब इसे बोला गया कि उन्होंने क्या मैंडेट करा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी, ठीक है, नई यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए उन्होंने इसमें पॉसिबिलिटी बताई थी। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग at the speed 75 km/h leaves the station 9 hours after the goods train leaves the overtake in 6 hours, the speed of the goods train। देखो 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और उसी के और फिर गुड्स ट्रेन आती है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है 75 km/h और वो रेलवे स्टेशन को 9 घंटे बाद छोड़ देती है, तो उसने डिस्टेंस कितनी तय करी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है हमारी 75 और टाइम कितना है 9 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर बोला गया कि जो गुड ट्रेन है, यानी डिस्टेंस तो सेम रहती है ना, फिर 6 घंटे में वो ट्रैवल कर लेती है, तो उसको कब वो ओवरटेक कर लेगी, तो उसकी स्पीड निकालनी है। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है अभी हम लोगों ने निकाली 450 और टाइम उसको कितने लिया 6, पर 6 तो उसने तय करा, लेकिन उसको ओवरटेक करना है तो इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे टाइम, तो कितना हो जाएगा 450 अपॉन 15, तो इसको करेंगे 30 km/h इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोडिंग स्कीम वुमेन का इसमें 70 कोड दे रखा है और चिल्ड्रन का कोड हमें निकालना है। तो पहले क्या करो, इनके सारे लेटर्स के हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे W का कोड कितना होता है 23, O का 15 होता है, M का 13 होता है, E का 5, N का 14, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 70 आएगा। सेम उसी तरीके से हम चिल्ड्रन में कर लेंगे। C का 3 होता है, H का 8 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, D का 4, R का 18 एंड E का 5, N का 14, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको करना था, इसमें कुछ नहीं था, सिंपली आपको इसमें ऐड करना था, आपका आंसर आ जाता। अच्छा, अगर आपको उसके कोडिंग याद नहीं है तो आप इजॉटी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ई का 5 होता है, इसका 10 मान लो। ठीक है, जे का 10, ओ का 50, यानी 5 के गैप में कर लो और फिर आप उसको काउंट कर लो। इसका 20 होता है टी का, और बाई का 25 होता है। ठीक है, अब इसका कोड आपको ये हमने मतलब याद करवा लिया 5 के लेटर्स में। अब जैसे डब्लू का आपको पता करना है कितना होता है, तो डब्लू किसके पास आता है? टी के बाद, टी यू वी डब्लू, इस तरीके से लिख लो। टी का पता ही है 20 है हमारा, तो 21, 22, 23 डब्लू का मिल गया। ठीक है, जैसे ओ का पता करना है, ओ का तो 15 होता ही डायरेक्ट पता। एम का पता करना है, तो एम का किससे पता कर सकते हो? ओ से ही कर सकते हो। ओ के पहले क्या आता है? एम एन ओ, है ना? तो ओ का 15, इसका 14, इसका 13, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to UGC Regulation 2018 on plagiarism, common knowledge or coincidental terms up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism? देखो, जब आप प्लेगरिज्म चेक करते से बोला गया कि कॉन्जिक्यूटिवली कितने लेटर्स अगर सेम मिलते हैं तो फिर आपको वहाँ पे मतलब छूट मिल जाएगी, एक्सक्लूडेड है। तो वहाँ पे ये तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। 14 था। वैसे हम लोगों ने इसके लेवल पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, यानी कुल टोटल 4 लेवल होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0 में कितना होता है? 10% तक आपकी गलती माफ़ होती है। ये 10 से 14 होता है, 10 से 40 सॉरी 40 से 60 एंड 60 से ऊपर का परसेंटेज हम लोग 4 लेवल में रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपका यहाँ पे हम बोल दें कि 12% की आपकी गलती पाएगी तो कौन से लेवल में आएगा? तो डेफिनेटली लेवल 1 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें वैल्यू एक्स और वाई की दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखा है, इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। देखो, वाई की वैल्यू कितनी है? 0.616, एक्स की 0.25 प्लस अंडर रूट एक्स की कितनी है? 0.25 मल्टीप्लाई बाई की कितनी है? 0.16 माइनस 0.25 इंटू 0.16। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, फिर कितना आएगा? इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि 25 कट जाएगा 100 से, इसलिए कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। प्लस अब इसका डेसिमल हटा देंगे और अंडर रूट ले लेंगे तो 0.5 आएगा। इसका डेसिमल हटा के अंडर रूट ले लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे अगर हम इसका डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और डेसिमल 16 तो है ही। यहाँ पे 15 4 100 होता है और 4 4 60, यानी 0.4 यहाँ बचा हमारा। और इसको देखो काट दिया, इतना आ गया, यानी कि यहाँ पे 0.16 4 64 होता है, और डेसिमल लगा देंगे तो इतना आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.20 माइनस 0.4। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्चर यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज न्यूट्रिशन इनपुट इनटू वाटर बॉडी मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये पहले भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है। यूट्रोफिकेशन ये होता है, जैसे मान लो बाहर का कोई इन्वायरमेंट ख़राब है या फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वाटर में एल्गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ काई जैसी जम जाती है। तो नीचे जो ऑक्सीजन डिमांड होती है बहुत ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि ऊपर से सप्लाई हम लोगों को सन की लाइट तो मिलती नहीं है अंदर, क्योंकि ऊपर से एल्गी कवर्ड हो जाती है, तो नीचे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है? डेंजरस हो जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वहाँ पे सफोकेशन महसूस करते हैं वो। तो वही बोला है कि इंक्रीज़ होता है न्यूट्रिएंट्स इनपुट, क्योंकि यहाँ पे कैसा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं वाटर बॉडी में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ तो कर ही रहे हैं, तो उसी वजह से ये सब चीज़ें प्रोसेस हो जाती है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर सेकेंड में बोला गया कल्चर यूट्रोफिकेशन डी एसलेटेड द एजिंग द वाटर बॉडी इनॉर्मसली ओवर नेचुरल रेट्स। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट।
ठीक है, देखो इससे बोला गया, फर्स्ट तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही लिया है। सेकंड वाले में बोला गया कि जो कल्चर यूट्रोफिकेशन होता है डिसलेट्स द एजिंग ऑफ वाटर बॉडी इनॉर्मसली ओवर नेचुरल रेट्स। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कल्चर यूट्रोफिकेशन एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस ऑफ वाटर बॉडी रादर देन डिसलेटिंग। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेट होता है, बढ़ता है, ना कि घटता है। द एसिड न्यूट्रिएंट्स प्रमोट एल्गी ब्लूम्स एंड एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ। और यहाँ पे एल्गी ग्रोथ और एक्वेटिक प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन ये लोग कंज्यूम करने लगते हैं, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, लीडिंग टू एन इंक्रीज एन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, इसमें कैसे बोला गया, यू एंड योर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू गोवा आफ्टर यू फिनिश योर फाइनल्स। मतलब आपके फाइनल एग्जाम फिनिश हो रहे हैं तो आप और आपके दोस्त ने डिसाइड करा कि हम बाहर घूमने जाएंगे गोवा। However, you demanding parents set a couple of conditions to join your friends। उन्होंने कंडीशन रख दी, किसने? पेरेंट्स ने, कि तभी आप घूमने जाओगे अगर ऐसा करोगे। उन्होंने क्या कंडीशन रखी? Imagine your parents would care about exams only, mid-term score and final exam score condition are relevant। मतलब जैसे यहाँ पे कैसे एक मिड टर्म स्कोर को उन्होंने देखना है और फाइनल एग्जाम स्कोर को देखना है। आप कितने घंटे पढ़ाई में दे रहे हो उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। Choose one option formula that one can use D2 to answer the question will you be able to join your friends with your result given। ठीक है, देखो अगर आपको मिनिमल रिजल्ट नीडेड, आपको इतने की नीड है और एक्चुअल रिजल्ट आपका इतना आ रहा है, ठीक है, तो आपको तभी जाने को मिलेगा जब आपको इतना तो आ ही जाए। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो इसमें 2 इफ लग गए हैं। ठीक है, एक ही बार इफ लगेगा, एक ही बार आप कंडीशन को लगाओगे, तो ये ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। फिर इसमें इन्होंने ये वाला कॉलम लगा दिया, जबकि ये वाला कॉलम होता है कि हम पूरे में ये करना चाहते हैं, जबकि हमें स्पेसिफिक में चाहिए, सिर्फ D2 में चाहिए ये चीज़ें, है ना, सिर्फ इसमें चाहिए। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसमें अब हमें एलिमिनेट करना है, और आएगा कि एंड आएगा। ठीक है, फिर इस वाले में इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपका एंड है वो वाली कंडीशन होगी, क्योंकि और चाहिए ना आपको, इसीलिए दोनों कंडीशन चाहिए कि आपका C3 और C4 दोनों कंडीशन में चाहिए ना हमें, मिड टर्म में भी स्कोर में। इसमें और का मतलब होगा कि कोई एक कंडीशन, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज अ प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नोन एज। मतलब कि स्टूडेंट अपनी खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करे, तो क्या वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, क्या वो समेटिव होता है, क्या वो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है? हाँ, वो एक्सेप्टिव असेसमेंट होता है, जब स्टूडेंट अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है ओवर टाइम। मतलब इम्प्रूवमेंट उसके में हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद की परफॉर्मेंस को जांचने की प्रयास करता है कि अभी करंट में वो कहाँ पे है और पहले वो कहाँ पे था। तो एक्सेप्टिव असेसमेंट उसी को कहते हैं। इसको याद रखना, 2-3 बार आ चुका है पेपर में। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि जब हम टीचर जो होता है स्टूडेंट की कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए ये वाला असेसमेंट या इवैल्यूएशन करता है। समेटिव क्या होता है? एंड ऑफ द एग्ज़ाम होता है, ये मास्टरी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें बच्चे को जज नहीं किया जाता, सिर्फ उसको जज किया जाता है, सिर्फ उसको ये रिवॉर्ड दे दिया जाता है कि भाई तुम पास हो या फेल हो, उसमें कोई भी हम लोग सुधार नहीं करते हैं। और इनफॉर्मल तो नॉर्मल है, जैसे क्विज वगैरह टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैम्पल इट वुड कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, जब कोई पार्टिसिपेंट जो होता है स्टडी को छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर लेता है, लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैम्पल, सैम्पल चेंज हो जाता है जिससे, तो ये कौन सा इंटरनल वैलिडिटी का फैक्टर होगा जो थ्रेट है? तो वो है एट्रिटिशन थ्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ भी कारण हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि पार्टिसिपेंट बोर हो गया हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया हो स्टडी से, या फिर उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा हो, तो वो चीज़ों को छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो थ्रेट होता है वो एट्रिटिशन थ्रेट कहलाता है, जिससे कि सैंपल की कोई बीच में अगर छोड़ दे तो वो कौन सा थ्रेट होगा? एट्रिटिशन थ्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A valid deductive argument that also has all true premises is called sound। सबसे पहले इस फिगर को देखो, इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे डिडक्टिव आर्गूमेंट लिखा है। ठीक है, तो डिडक्टिव आर्गूमेंट और इंडक्टिव आर्गूमेंट, इसमें क्या होता है? सर्टेनली हमारी ट्रू होने चाहिए, कंक्लूजन होता ही है डिडक्टिव में, और इंडक्टिव में क्या होता है? प्रोबेबली ट्रू होता है।
ठीक है। अब डिडक्टिव में दो चीज़ें होती हैं, वैलिड और इनवैलिड। टर्म्स याद रखने पड़ेंगे इसमें। और वैलिड में भी कौन होगा, कोसेंट साउंड होगा और अनसाउंड होगा, ठीक है। अब इसमें वही पूछा गया कि वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट दैट ऑल्सो हैज़ ऑल ट्रू प्रीमाइसेस, अगर आपकी सारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो वो क्या कहलाएगा, साउंड आर्गूमेंट कहलाएगा। और अगर इनमें से केवल एक अगर ट्रू है आपका तो वो अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपकी वैलिड है तो वैलिड ही या तो साउंड होगा अनसाउंड होगा, और अगर वैलिड में दोनों सारी आपकी प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो वो क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी सही है तो फिर वो अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। और इनवैलिड में क्या होगा कि आपका नेसेसिटी से हम लोग नहीं कह सकते कि कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गूमेंट में क्या होता है, ट्रू है तो कोजेंट होगा। उसी तरीके से देखो सर्टेनली होता है कंक्लूजन हमारा ट्रू, उसमें स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हाईली प्रोबेबल होगा कि हमारा कंक्लूजन सही होगा। तो उसकी भी दो कंडीशन होती है, या तो वो कोजेंट होगा या अनकोजेंट होगा। अगर हमारी सारी प्रीमाइसेस सही है तो वो कोजेंट हो जाएगा, अगर उनमें से एक भी सही है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकोजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कैसे ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वॉज आउटकम ऑफ, तो ये कब आया था, अर्थ समिट में आया था, ठीक है, जो कि रियो में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील के टाइम पे ब्राज़ील में हुआ था। तो ये कब आया था, अर्थ समिट में आया था। When people meta communicate they are sending message about message, है ना, मैसेज अबाउट मैसेज का मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज अबाउट मैसेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाते हैं, मतलब चीज़ों को आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं मैसेज अबाउट मैसेज। जैसे कि इसमें हमने कल एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करा था, क्लियरिफाई कम्युनिकेशन होता है कि जैसे अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, अगर मुझे जानना है कि आपको वो चीज़ समझ में आई तो आप क्या करोगे, वही बात रिपीट कर दोगे, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन हो गया। उसमें इंगेज रहते हैं दो लोग। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, डिड यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन बाई डैट, आप समझ रहे हो कि मेरा मतलब क्या है कहने का। और वॉज आई क्लियर माई एक्सप्लेनेशन, क्या आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई, क्लियर है। तो वो फीडबैक हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपको फीडबैक मिलता रहे, जो आप बोल रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि आप समझा रहे हो वो समझ में आ रहा है सामने वाले को कि नहीं, तो वही चीज़ होती है कि आप क्लियरिफाई करते हो कम्युनिकेशन को। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस ऑफ इंटरनेट हैज़ फेल्ड टू डिस्प्लेस द इंस्टीट्यूशनल स्पेस इन द सोसाइटी इवन इन आयोटा। इसका मतलब ये होता है, इसमें ये बोला गया कि जैसे इंटरनेट हम लोग जो आजकल यूज़ कर रहे हैं वो असफल रहा है विस्थापित करने में, डिस्प्ले इंस्टीट्यूशनल स्पेस करने में वो विफल रहा, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो सफल रहा है ना। इंटरनेट ने क्या करा है, बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। बहुत जगह इंटरनेट का जो यूज़ हम लोग करते हैं, बहुत पहलुओं पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हम लोग चाहे अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों में हमें इंटरनेट का इम्पैक्ट देखने को पड़ता है, बहुत हद तक देखने को मिलता है। पर इसमें तो लिखा है फेल्ड ही हो गए हैं डिस्प्लेस करने में, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। द इंटरनेट कम्युनिकेशन हैज़ ब्रोकन डाउन द हायरार्की ऑफ रेस, इथनिसिटी एंड जेंडर। जो इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप इंटरनेट का यूज़ करके, जैसे मान लो इंटरनेट का यूज़ करके आप फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपनी चीज़ों को बता पा रहे हो बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल्स को, ठीक है। तो इसने क्या करा है, ब्रोक करा है, तोड़ दिया है चीज़ों को अपने एक रेस, एथिसिटी या जेंडर को लेके। मतलब एक तरीके से ये होता है ना कि अगर कोई समुदाय के कुछ लोग हैं, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो उनको सुनने ही वाला नहीं है, तो ये इंटरनेट का यूज़ करके अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, एक जगह, एक मंच प्रदान करता है इंटरनेट, जो किसी को भी स्वतंत्रता देता है अपनी बात को आसानी से कहने का। तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, पर फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइनरी नंबर दैट एंड इन 1, यानी 1 पे अगर कोई नंबर खत्म हो रहा है, इज ऑलवेज एन ऑड डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर हम जैसे ऑड डेसिमल नंबर कोई अपने मन से ले लें, ऑड नंबर, जैसे मान लो 9 ले लिया, ठीक है। अब इसका हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं, देखते हैं कि लास्ट में 1 आता है या नहीं आता है। जैसे 2 4 8, तो 1 बचा यहाँ पे,
2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे पूरा कट हो गया, 0 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, नीचे से ऊपर लिखते हैं ना, तो 1 1 0 1, लास्ट में क्या आया, 1 आया। तो डेफिनेटली हमारा जो बाइनरी नंबर है, अगर ऑड डेसिमल नंबर है तो वो 1 पे ही एंड होगा। ठीक है। HTML is a set of rules that must be obeyed when transferring files across the internet। मतलब HTML set of rules है? नहीं, वो तो एक लैंग्वेज है। वेब पेज को डिज़ाइन करने का एक तरीका है जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करता है, ना कि कोई रूल्स या प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, पर फर्स्ट इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। इसमें ये बोला गया कि जो मेटा कम्युनिकेशन है वो अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है, जबकि कहीं पे मेटा लग जाए तो वो दूसरों का होता है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग मतलब दूसरों की भाषा को समझ। जैसे मेटा कम्युनिकेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या कर रहे थे, हम दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इसमें लिखा है वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। निमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं, निमोनिक्स का यूज़ जैसे कि हम लोग कोई चीज़ याद करने के लिए यूज़ करते हैं, पर इसमें लिखा है अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेसेस, पर ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक स्ट्रेटजी होती है जिसका हम लोग, जैसे निमोनिक्स हम लोग इंग्लिश में वोकैब याद करने के लिए करते हैं, तो क्या वो सबकी अलग अलग होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, इम्प्रूव करता है हम उन सब चीज़ों को रिकॉल करने के लिए होती है, अपने आप के लिए नहीं होती है, तो इसमें ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। The teaching that provide all students with challenging instruction and uses support when needed but remove those support as students become able to handle more on their own is called। देखो क्या बोला गया, एक टीचर है, टीचिंग कर रहा है, प्रोवाइडर ऑल स्टूडेंट, प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को विथ चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन उनको दे रहा है और उनको सपोर्ट भी कर रहा है जब उनको नीड होती है किसी चीज़ की, मतलब कोई टफ टास्क दिया टीचर ने स्टूडेंट को और उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है वो जब उनको नीड होती है, बट वो इंस्ट्रक्शन तब हटा लेते हैं जब बच्चे उसको खुद करने लगते हैं, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव टीचिंग। क्या बोलते हैं, एडेप्टिव टीचिंग बोलते हैं। रेप्यूटेड स्कॉलर लाइक पाणिनि चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। इसे बोला गया कि जो पाणिनि थे इन्होंने ग्रामर रूल्स वगैरह दिए हैं, और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानाचार्य थे, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत इनके गुरु माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो हैं इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं करी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आई है, जबकि इन लोगों का टाइम पीरियड बहुत पहले का है। ठीक है, तो ये लोग मतलब 4th सेंचुरी BC में थे लगभग, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी 5th BC में हुई थी, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तक्षशिला वॉज अ यूनिवर्सिटी नोन फॉर इट्स एजुकेशन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस स्पेशली मेडिसिन। हाँ, जो तक्षशिला था, कल इसमें बारे में आया था, तक्षशिला जो कि जीवक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो जीवक था उसने यहीं से शिक्षा अपनी ग्रहण करी थी। तो यहाँ पे बोला गया कि जो एजुकेशन है वो किसका केंद्र था, आर्ट का और साइंस का था, तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग बाय द फॉलोइंग गैसेस। मतलब हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट में कितना है। वैसे है तो सभी का इनमें से, पर हमें उनका ऑर्डर बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, सी पहले आ जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल वाष्प जैसे कि वाटर वेपर भी होता है तो वो भी इसको प्रभावित करता है। तो पहले कौन सा सीक्वेंस याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसमें क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ऐसे बोला गया ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 3, 5, 6 डेज, यानी A जो है 3 डेज में करता है, B जो है 5 डेज में करता है, C जो है 6 डेज में करता है। अब इनके हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क, इनका एलसीएम लेके, तो 90 आ गया एलसीएम, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये इनकी इफिशिएंसी आ जाएगी।
ये इनकी इफ़िशेंसी आ गई। अब बोला गया अगर ये साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 90 है, और इनको अगर साथ में मिल के करेंगे तो कितना इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 63, कितना आ जाएगा 7 3/7 days। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आर्कटिक सी आइस इज सिग्निफिकेंटली थिनर नाउ देन अबाउट अ सेंचुरी एगो। बोला गया है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से आर्कटिक सी में बहुत ज़्यादा थिनर हो रही है उसकी आइस। तो बिल्कुल सही बात है, उसकी आइस जो पिघल रही है और समुद्र में उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अत्यधिक महीन हो गई है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ट्रॉपिक रीजन हैव वार्म्ड मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सिर्फ ट्रॉपिक रीजन का बोला गया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which informal policy is committed in the following statement? American Indians are disappearing. That man is American Indian, therefore that man is disappearing। मतलब एक स्टेटमेंट के बाद मतलब तोड़ रहे हैं उसको, अमेरिकन इंडियन डिसअपियरिंग है और जो मैन है वो अमेरिकन इंडियन है, इसीलिए जो मैन होगा वो डिसअपियरिंग होगा। तो वैसे बेसिकली आप इनको ऑप्शन को एक बार देखो, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि रेड हेरिंग क्या होता है कि जो मेन मोटिव होता है, जिस चीज़ की बात करते हैं वो उस मोटिव पे बात ना करके दूसरे मोटिव पे बात करता है, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम छोटे से पहलू को देख के जनरलाइज कर देते हैं, तो ये भी नहीं हो रहा। बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ कमी की वजह से हम लोग उसको मान लेते हैं बिना लॉजिकली, या फिर हम घूम फिर के उसी पे आ जाते हैं। फॉलिसी ऑफ डिवीज़न, ये होगा फॉलिसी ऑफ डिवीज़न कि हम चीज़ों को अलग अलग करके देख रहे हैं तब जाके किसी कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, तो फॉलिसी ऑफ डिवीज़न। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब एलएमएस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैचिंग में दे रखा है, वैसे कि इसका क्वेश्चन अलग से पूछा जा चुका है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, एलएमएस क्या होता है पहले देखो, इनकरेजिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड कोलैबोरेटिंग फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसा तो होता नहीं है, शायद इसका आंसर बेसिकली जो डिस्कशन वगैरह में हो सकता है, इसका आंसर वैसे इसमें हो सकता है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो हो नहीं रहा है, ऑनलाइन असेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो सी का तो 1 होगा डेफिनेटली। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ये फीडबैक वगैरह हमें कहाँ मिलेगा, असेसमेंट में मिलेगा, तो डी का सेकेंड हो जाएगा। डी का सेकेंड इन दोनों में ही है। स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड ग्रेड, रिकॉर्ड भी हो रहा है और उसका स्टूडेंट को मैनेज भी कर रहे हैं, तो एलएमएस के थ्रू करेंगे, ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड इस ऑप्शन में है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, डिलीवरिंग इंगेजिंग द इंटरेक्टिव क्लास सेशन कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो जाएगा, बी का 4। तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020 द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्किल विल अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ILO करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोला गया रिकमेंडेड करता है ना वो, तो ILO बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको क्लासीफाई करा गया था 150 अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इसका आंसर ILO हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म ऑर्डर इंक्रीजिंग इंटेंशन, इंटेंशन को इंक्रीजिंग में लिखना है। इसमें सबसे बड़ा पहले बताओ कौन सा होगा, एनिमल सबसे बड़ा है इसमें, तो डी पहले आएगा। फिर एनिमल को और क्लासीफाई करेंगे तो फिर मैमल आ जाएगा, बी, तो डी के बाद बी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर सी हो जाएगा, फेलाइन होगा, फेलाइन के अंदर टाइगर आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉर्मल फैलेसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। सम गुड एक्टर आर नॉट पावरफुल एथलीट, कुछ जो अच्छे एक्टर हैं वो पावरफुल एथलीट नहीं है। ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर पावरफुल एथलीट, और जो सभी रेसलर हैं वो पावरफुल एथलीट हैं। देयरफॉर ऑल प्रोफेशनल रेसलर आर गुड एक्टर। देखो इसमें ये नेगेटिव प्रेमाइस दे रखा है और कंक्लूजन पॉजिटिव दे रखा है। ये नेगेटिव प्रेमाइस से क्या आ गया, पॉजिटिव कंक्लूजन आ गया, तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रेमाइसेस। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज के हमारे क्वेश्चन 40 हमने सॉल्व कर लिए। कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।